वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का हिंदी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे हिंदी का आपका पेपर जो रहने वाला है वो 25 का और 27 का रहने वाला है, जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के बच्चे दोनों का। तो उसके लिए हमने अंतरा जो आपकी भाग 1 बुक है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इस वीडियो में हम अंतरा भाग 1 का जो है पूरा किताब देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अंतरा भाग जो है आपका इसका दूसरा पार्ट आएगा, जो कि एक कविता वाला रहता है, एक स्टोरी वाला रहता है। ठीक है, तो स्टोरी वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। काव्य खंड और गद्य खंड दो पार्ट में ये बटे हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा हिंदी देखेंगे इसका जो है अंतरा का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और इससे पहले अगर आपने पेपर्स नहीं देखे, सैंपल पेपर ऑलरेडी हमने पेपर के पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कर रखा है, दूसरे का पार्ट 1 अपलोड। ठीक है, इसका पार्ट 1 कर दिया, दूसरे पेपर का पार्ट 2 भी जल्दी करने वाले हैं। इससे पहले पेपर 1 करवाया था, सैंपल पेपर 1, उसके भी 2 पार्ट बनाए गए हैं, उसको भी आप जरूर देख लीजिए जाकर। हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। हम हिंदी को पूरा जो हिंदी है जो स्टोरी वाला रहता है इसके अंदर वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। आगे चलते हम। कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है पेपर से रिलेटेड कोई डाउट रहता है बच्चों का, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। लेकिन मैं बताना कई बार भूल जाता हूँ, तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आते हम जो है, ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर वाइज आप यहाँ पे, मैं चैप्टर के नाम तो नहीं बताऊंगा ना चैप्टर बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे हम। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हामिद के बारे में बोला गया कि हामिद की तीन चारित्रिक चारित्रिक विशेषताएं जो बोली गई उसका बारे में आपको बताना है। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये आपका चैप्टर का नाम है ईदगाह। ठीक है, ये चैप्टर है आपका। और इसके अंदर पढ़ा होगा आपने कि हामिद किस तरह जो है मेले में जाता है, जब उसकी दादी उसको पैसा देती है कि मेले में कुछ खाने पीने के लिए। ठीक है, तो वो जाके चिमटा खरीद के ले आता है, तो उसके बारे में पूरी स्टोरी है। इसके बारे में आपको बताना है जो है हामिद के बारे में कि वो कैसा है। ठीक है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। ईदगाह कहानी में हामिद जो है ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जिसके जिन गुणों ने उसे कहानी का जो है नायक बना दिया, यानी हीरो बना दिया उसे। हामिद के बारे में देखें तो हामिद का एक तर्कशील बालक है। वह अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है। जैसे वो कैसे बताता है कि अगर हम दूसरे खिलौने लेंगे तो मिट्टी के खिलौने लेंगे तो टूट जाएंगे, यानी तर्क करता है वो उनके साथ कि किस तरह जो है चिमटा, मेरा चिमटा अच्छा है आपके मुकाबले। हामिद एक समझदार बालक है, वह जो भी ऐसी व्यर्थ की चीजें होती है वो नहीं खरीदता और अपने आप पर नियंत्रण भी रखता है, क्योंकि मिठाई खाते हुए देख उसने उसका भी मन किया होगा, लेकिन उसने अपने आप पर बहुत नियंत्रण रखा। हामिद दादी के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील है, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ ना खरीद कर वह दादी के लिए जो है चिमटा खरीद कर ले आता है। तो इससे पता चलता है कि हामिद जो है अपनी दादी के प्रति बहुत संवेदनशील है, यानी बहुत प्यार करता है अपनी दादी को। आगे देखिए हम, क्वेश्चन है आपका हामिद के चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उसने क्या क्या तर्क दिए। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है हो गया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन कि हामिद ने जो चिमटा खरीदा उसने उसकी उपयोगिता यानी किस चीज के लिए उसका यूज कर सकता है, उसने क्या क्या तर्क दिए। तो हामिद ने क्या क्या कहा, चिमटा बड़े काम की चीज है, रोटियां रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरों को जो है आग पकड़ा दो, यानी दूसरे को आग पकड़ा दो। इसका कहने का मतलब है कि चिमटा जो है बड़े काम की चीज है। रोटियों से क्या है कि रोटियों को जो है हम तवे से उतार सकते हैं, उससे चूल्हे में उसे सेक सकते हैं। ठीक है, तो जो है और आग भी जो है मतलब आप जब चूल्हा कोई खाना बनाता है तो किस तरह जो है उससे भी जो है लकड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब चिमटे के बारे में इन्होंने बहुत सारी ये चीजें बताई। खिलौने तो थोड़ी ही देर में टूट फूट जाते हैं, जबकि चिमटे जो है उसको कुछ नहीं होता, वो नहीं बिगड़ता। चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआई देगी, इसका ये मानना था। इसने ये चीजें कही। चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में लो तो फकीरों का चिमटा, इससे मरीजों के काम भी लिया जा सकता है। चिमटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चिमटा खिलौना का बादशाह रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो तर्क देता है कि किस तरह जो है चिमटा अच्छा है। ठीक है, चिमटा खरीदना सही है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया हामिद के बारे में कि हामिद ने क्या क्या तर्क दिए
कि सिद्ध होता है जिससे कि चिमटा खरीदना सही था। ठीक है, उसने क्या क्या तर्क दिया। आगे क्वेश्चंस पे आएंगे। ईदगाह जो कहानी है उसके शीर्षक की जो सार्थकता सिद्ध करनी है। क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? तो ईदगाह देखा आपने चैप्टर का नाम। ठीक है, ईदगाह चैप्टर है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। और ईदगाह चैप्टर का नाम है। क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक यानी चैप्टर का नाम आप कह सकते हैं कोई और हो सकता है? तो हामिद का चिमटा। ठीक है, हामिद का चिमटा भी हो सकता है इस चैप्टर का नाम। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है। इस कहानी का प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के इर्द गिर्द होती है, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम ईदगाह रखा गया है। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल है। कहानी के प्रारंभ में वहीं जाने की तैयारी होती दर्शाई गई है। ईदगाह पर जो है ही नमाज पढ़ी जाती है। वही एकता व भ्रातृत्व का दृश्य दिखाई देता है। वही मेला लगता है जहाँ ईद की चहल पहल है। यह शीर्षक कहानी के प्रमुख स्थलों के आधार पर है, अतः पूर्णतः उचित एवं सार्थक है। ठीक है, इसकी सार्थकता बतानी थी आपको कि यह कैसे सिद्ध होता है कि ईदगाह चैप्टर का नाम सही है। ठीक है, अन्य शीर्षक भी हो सकता है जैसे ईद का उपहार और हामिद का चिमटा, जैसा कि मैंने आपको बताया हामिद का चिमटा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है, तीसरा क्वेश्चन आपका। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हिंदी में, यानी क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में आपके 5 नंबर जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये आपके 3 नंबर 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार रखने हैं। आगे चलते हम जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला है। ये है आपका सिद्धेश्वरी के 100 जो झूठ है वो 100 सत्यों पर भारी है, इसकी विवेचना करनी है। तो इसके ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, दोपहर का भोजन चैप्टर आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में किस तरह जो है गरीबी का वर्णन किया गया है, किस तरह अभावों के में जो है एक परिवार कैसा जो है पलता है, ये सारी चीजें की डिस्कस की गई है इसके अंदर। चौथा क्वेश्चन है ये आपका, सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी है, विवेचना करनी है। तो सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर गरीबी से ग्रस्त था। अब अर्थाभाव यानी गरीबी के कारण जो है परिवार के सदस्यों में स्नेह का बंधन जो है ये भी होता है, रियलिटी में भी होता है। जब गरीबी जैसे आती रहती है तो सदस्यों में क्या है कि आपसी जो संबंध रहता है वो कमजोर होता रहता है। ठीक है, परिवार को बचाए रखने के लिए उसने क्या किया, उसने रखने के लिए वह एक सदस्य के सामने दूसरे सदस्य के विषय में क्या है झूठ बोलती, ताकि परिवार में क्या हो बिखराव ना हो। अब झूठ कैसा बोल सकते हैं जिससे आप भी सोचिए कि वो बहुत अच्छा बोल रहा था आपके बारे में, ये चीजें आप बिखराव ना हो। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे, स्नेह रहे और निकटता बनी रहे। इसने जो है सिद्धेश्वरी ने बहुत सारे प्रयास किए इसके लिए, और उसने झूठ भी बोले। इसीलिए कहा जा रहा है 100 सत्यों पर भारी है, क्योंकि वह अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी। उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं। वह झूठ जो कल्याण के काम आए 100 सत्यों पर भी भारी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में सिद्धेश्वरी का। आगे देखिए चैप्टर है आपका, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता के बारे में बताना है। तो दोपहर का भोजन जो शीर्षक दिया गया है इसके बारे में बताना है कि ये कैसे सिद्ध होता है कि इस चैप्टर का नाम जो है वो दोपहर का भोजन ही रखा जाए। तो कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार की गरीबी का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, यानी गरीबी के बारे में बताया गया परिवार के जो निम्न मध्य वर्गीय है। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि घर में खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं होता है। इस कहानी का पूरा घटनाक्रम जो है दोपहर के भोजन के समय ही घटित होता है। ठीक है, दोपहर के भोजन के समय ही ये जो है सारे घटित होता है, जो कहानी की मूल संवेदना को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में पूर्ण सक्षम है। घर के जो मुखिया है बेरोजगार हो जाने पर परिवार को किस प्रकार एक के बाद एक समस्याओं से जूझना पड़ता है। दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक घर आते हैं और फिर जो है परिवार की स्थिति और अपने संघर्ष को जो है प्राकारांतर से व्यक्त कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंत ये शीर्षक जो है सर्वथा उचित है। इसके बारे में आप दूसरा शीर्षक भी बता सकते हैं कि जो है कोई दूसरा आप दे सकते हैं, जैसे दोपहर का भोजन है। ठीक है, गरीब परिवार या दयनीय परिवार, ऐसे आप जो है कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप जो है लिख सकते हैं वो जो मैच का है। आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन है, उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों में आंसू टप टप आंसू जो है टप टप आंसू चूने लगे। सिद्धेश्वरी एक भारतीय गृहिणी है। गृहिणी मतलब घर चलाने वाली होता है। तो वह घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच जो है कटुता यानी बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, वो नहीं आने देती है। तो घर की आर्थिक दशा खराब है। वह कम साधनों में भी परिवार का क्या है पेट भरने की पूरी कोशिश करती है। इस काम में उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि आपने देखा।
और उसे इस बात का पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है कि घर का हर सदस्य आधे पेट जो है भोजन करके पेट भरा होने का नाटक करता है। ठीक है? वह स्वयं भी भूखी रहती है, इस दर्द को एक किसी दूसरे के समक्ष जो है व्यक्त नहीं कर पाती है। वह पीड़ा आँखों से आँसुओं के माध्यम से निकलती है। तो ये इस बारे में बताया हुआ है कि किस तरह जो है वो जब अपना टुकड़ा लेती है, ग्रास मुँह में रखती है, तब उसका नामालूम कहाँ से उसकी आँखों में टप-टप आँसू चूने लगे। ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन जो था आपका, वो छठा क्वेश्चन था। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम। भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी इसका मतलब है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अंधेरे ही प्रकाश से निकलता है। ठीक है? अंधेरे से ही जो है प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती है। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती है और प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। तो किस तरह भव्य पुरुष ने कहा कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8वां है। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? एक तो भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने, ठीक है? एक तो अंदर से डराकर और सूरज छाप टॉर्च बेचने में जो धंधा है उसमें क्या फर्क है? इस पार्ट में 2 प्रकार के अंधेरों का जिक्र है। एक तो बाहरी अंधेरा और भीतरी जो हृदय का अंधेरा है उसके बारे में। ठीक है? ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो। कुछ लोग साधु संत का रूप धारण कर हृदय के अंधकार को मिटाने का उपाय बताते हैं। यही उपाय भीतर के अंधेरे की जो है टॉर्च है। एक तो ये हो गया, और इसी प्रकार लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं। मात्र धन प्राप्ति से ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले बाहर के अंधेरों का डर दिखाकर जो है लोगों को भयभीत करते हैं। उनके सामने तरह तरह की जो दुर्घटनाएं हैं उसकी आकांक्षाएं जताते, फिर प्रकाश के नाम पर टॉर्च बेचते हैं। इस तरह की बाहर जो है बहुत माहौल खराब है कि रात के समय क्या हो जाए, तो इस तरह से वो क्या है कि टॉर्च बेचने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में कुछ इस तरह से कहा है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका जो रहेगा अगला वो रहेगा 9वां क्वेश्चन। पूछा गया है, आज से स्पष्ट करना है, यानी मतलब आपको बताना है। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता। टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति जो है अंधेरे का जो भयावह चित्र खींचते हुए अपनी टॉर्च बेचना चाहता है। यानी अंधेरे का डर दिखाकर क्या वो अपना टॉर्च बेचना चाहता है। अंधकार में अपराध होते हैं, व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचकर लाभ कमाने की रणनीति कारगर है। ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? एक तो पहला हो जाएगा, आज से स्पष्ट करिए। दूसरा क्या है? प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। से क्या मतलब है? शरीर बाती है और मन ज्योति है। मनुष्य के भीतर आत्म प्रकाश नहीं रहा, उसकी ज्योति बुझ गई है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा ही अज्ञान रूपी आत्मा के अंधकार को दूर किया जा सकता है। अंधकार को मिटाने का प्रकाश जो है हृदय में ही समाया हुआ है। यहाँ संत बना व्यक्ति लोगों को धर्म के नाम पर भयभीत कर अपनी शरण में बुलाना चाहता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्वेश्चन थे इसमें इसमें आपके 9वां और 10वां। आज से स्पष्ट यानी मतलब बताना था। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन, इससे आप कह सकते हैं धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। से क्या मतलब है? टॉर्च बेचने वाला कहता है कि धंधा वही करूंगा, अर्थात लोगों को ठग कर पैसा कमाऊंगा। धर्म का धंधा टॉर्च बेचने के समान ही है। ठीक है? धर्म का जो धंधा है वो टॉर्च बेचने के समान ही है। दोनों कंपनी अलग अलग है। धर्म के ठेकेदार आस्था को बेचते हैं, इसमें कमाई और सम्मान ज्यादा है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11वां। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। आपने जो चैप्टर देखा होगा गूंगे, ये वाला चैप्टर है। मनुष्य की करुणा की जो भावना है उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है, आज से स्पष्ट करना है। तो लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य क्या है कि वो उसके अंदर की भावना तो अवश्य जागती है, लेकिन वह खुद जो है कई कारणों की वजह से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों का खोने का भय, ठीक है, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि उसकी करुणा की भावना को कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होने देते। अतः उसकी करुणा की भावना मौन रूप जो है धारण कर लेती है। वह अपने में साहस नहीं पाता कि उस भावना को साकार कर सके।
यह चमेली के पति के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12वां। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका। बोला गया है हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि उन्हें क्या है, हमें एक तो जो है कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, नहीं है। हम सब में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। अंततः हमें विकलांगों के साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ जो है संघर्ष करना चाहिए। विषम जो भी ऐसी परिस्थिति है, जो कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके प्रति दया नहीं, प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हम स्वयं कई बातों में उनसे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, हमें विकलांगों के साथ जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमने देखा अभी आपका, क्वेश्चन नंबर हमने 13 देखा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखना है। ज्योतिबा फूले का नाम समाज की सुधारकों में क्यों नहीं जो है लाया गया या लिखा गया या शुमार किया गया? ठीक है, तो भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फूले के शामिल नहीं किए जाने के कारण कई कारण थे। पहला तो ये कि आप ये देखिए कि पहले जो थे समाज के उच्च लोग थे, सम्राट और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो है उनके पास सारे अधिकार होते थे और वह स्वयं समाज की इसी वर्ग से संबंधित थे। तो एक तो ये कारण हो गया, जो है समाज के उच्च वर्ग नहीं चाहते थे और वह नहीं चाहते थे कि फूले, जो ज्योतिबा फूले है के क्रांतिकारी मानवतावादी के जो विचार है वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि यदि ये आम जनता तक पहुंच जाएंगे तो क्या होंगे, इन विचारों से जो है लोग प्रभावित होंगे और समाज में के जो निम्न वर्ग है उससे उनका जो है वर्चस्व वो उठ जाएगा। दूसरा रीजन ये हो गया आपका। आगे देखिए हम, ज्योतिबा फूले की शिक्षा नीति, जिसमें वो बताते हैं कि शिक्षा पर किसी का एक अधिकार नहीं है, दलित वर्ग, शोषित व निम्न वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार है। साथ ही स्त्री स्वतंत्रता, समानता व शिक्षा उनके बराबर अधिकार की बात करते हैं। यदि शिक्षा द्वारा समाज में ये परिवर्तन हुए तो समाज में उच्च वर्ग ब्राह्मणवादी सोच वर्चस्व पर प्रहार होगा। अतः यह शिक्षा नीति के उच्च वर्ग के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने जो है ज्योतिबा फूले का नाम जो है समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया हो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। ज्योतिबा फूले और सावित्री कैसे एक और एक मिलकर 11 हो गए? तो ज्योतिबा और सावित्री ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को जो है इन्होंने पूरा किया। वे मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का जो है आग्रह करते थे। लोग उनके काम में तरह तरह की बाधाएं डालते थे, लांछन लगाते थे, पर वे लगातार वर्षों तक एकजुट होकर जो है काम करते रहे। उन दोनों के जो है मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई, इसलिए दोनों के संयुक्त प्रयास एक और एक मिलकर 11 हो गए। उन्हें अपने मिशन में सफलता भी मिली। तो ये हो जाएगा, ज्योतिबा फूले और सावित्री जो है कैसे मिलकर एक और एक 11 हो जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका, सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों? तो सूबे सिंह क्या है, भट्टा मालिक मुख्तार जो सिंह है उसका आयास बेटा था। उसने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था और शुरू शुरू में किसी का ध्यान जो है इस ओर नहीं गया था। धीरे धीरे वह भट्टे पर जो है गारे मिट्टी का काम जो है छोड़कर जो है रोज दफ्तर में आने लगती है और इससे किसनी के पास वह सब मिल जाता है, वह सब सुविधा आ जाती है जो आम मजदूर है वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अब वह हैंडपंप के नीचे साबुन से रगड़-रगड़ कर नहाती थी, ट्रांजिस्टर पर जो है फ़िल्मी गाने सुनती थी तथा अच्छे कपड़े भी पहनती थी। वह अपने पति महेश की उपेक्षा करने लगी थी और ज़्यादातर समय दफ्तर में खिलखिलाती रहती थी। वह सूबे सिंह के साथ शहर में भी जाने लगी थी और कई-कई दिनों तक जो है शहर से नहीं भी लौटती थी। जब लौटती थकी-हारी, निढल और मुरझाई हुई, इससे वह अन्य मजदूरों में कानाफूसी का कारण बन गई थी। वह कुछ सुविधाओं के लिए जो है शोषण और गर्त के ऐसे रास्ते में चल पड़ी थी जहां से लौटना बहुत मुश्किल था। तो ये दिखाता है, एक क्वेश्चन में है कि किस प्रकार जो है हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपने सुविधाएं हमें भले ही ना मिल रही हो लेकिन जो है शोषण जैसी चीज और जैसे ऐसे रास्तों में हमें नहीं चलना चाहिए। ये है, लेकिन यहाँ पे जो किशनी है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। किस तरह से आपने देखा कि वो धीरे-धीरे जो है अपना जो काम था, भट्टे पर गाड़ी मिट्टी का काम छोड़कर जो है वो रोज दफ्तर में जाने लग गई थी। जो है वो हैंडपंप के नीचे साबुन रगड़-रगड़ के नहाती, ट्रांजिस्टर पर जो है फ़िल्मी गाने सुनने लगती। तो ये सारी चीज़ें इसके परिवर्तन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना भाव पर प्रकाश डालिए। तो खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना है क्या? तो मजदूर वर्ग के शोषण के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना के बारे में चित्रित किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, वह रोजी रोटी की समस्या में ही उलझकर रह जाता है। इस कहानी में जमीन से उखड़े हुए लोगों को व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्र में फंस जाते हैं कि आजीवन खानाबदोश जैसा जीवन जीने पर जो है जो विवश है वो होकर रह जाते हैं। तो ये है खानाबदोश कहानी के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये खानाबदोश। अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 17वां हमने देखा, 18वां हम ये वाला क्वेश्चन है। खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन-किन समस्याओं को रेखांकित किया गया, इन समस्या के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। तो आज के अगर हम देखें क्या-क्या समस्या इस कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्या को रेखांकित किया गया है। जैसे समाज में जाति भेद अभी तक कायम है, ये चीज अभी भी कायम है। गांव सब में देखेंगे, शहर तक में तो ये खत्म हो गया है लगभग, लेकिन गांव में अभी भी ये होता है। मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और वे इस यातना को झेलने के लिए विवश है। एक ये भी चीज अभी भी हो रही है। मजदूर अभी भी नारकीय जीवन जीते हैं, उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। एक ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए हम, समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, वे दोहरे शोषण की शिकार है। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का अभाव है, तो ये भी आप देखेंगे। समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता तो ये आज भी है, और ये आज क्या ये बहुत समय तक रहेगी, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए आप बहुत जो स्ट्रिक्ट है वो कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। इन समस्याओं के प्रति लेखक के दृष्टिकोण मानव सुकिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। दोनों अपना जीवन जीना चाहते हैं, परंतु शोषणकारी शक्तियां उन्हें जो है प्रताड़ित करती है। वे शोषण के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करते, बल्कि कष्टपूर्ण जो है जीवन झेलने के लिए कहीं और चल देते हैं। वे खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए विवश है। कहानीकार के पास जो है इस शोषण का कोई समाधान नहीं है। इतना अवश्य है कि शोषित और मजदूर वर्ग से गहरी सहानुभूति रखता है, पर कोई तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए हम, क्या लाल का व्यवहार सरकार के प्रति, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो लाल का जो व्यवहार है वो सरकार के प्रति सही षड्यंत्रकारी था। ये स्वतंत्रता के बाद की एक स्टोरी है, आपने पढ़ा होगा इसे, बहुत अच्छा स्टोरी है। लाल के बारे में बताया गया इसके अंदर, उसकी माँ के बारे में बताया गया, किस प्रकार जो है लाल को जो है वो सजा दी जाती है, इसके बारे में पूरी कहानी में है। लाल का विरोध जो है सरकार से नहीं था। लाल के ये जो था उस समय हमारे पास क्या था, ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी आप इसे कह सकते हैं लाल को, कि लाल का विरोध सरकार से नहीं था, उसका विरोध उस व्यवस्था से था जो उसके देश को परतंत्रता की जंजीर से जकड़े हुए थी। वह सरकार के प्रति जो है षड्यंत्र नहीं कर रहा था, उसका उद्देश्य क्या था, भारत माता को परतंत्रता से मुक्ति दिलाना था। अतः कहा जा सकता है कि यद्यपि सरकार उसे षड्यंत्रकारी जो मानती थी, तो वह षड्यंत्रकारी ना होकर क्रांतिकारी था, जो कि वो चाहता था कि जो दूसरे लोग हैं हम पे राज क्यों कर रहे हैं, ये हमारा देश है। तो ये आप इसे क्रांतिकारी कह सकते हैं। आगे देखिए हम क्वेश्चन, पूरी कहानी में जानकी न तो शासन तंत्र के समर्थन में है और ना ही न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा, बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया, ठीक है। तो जानकी कौन है? लाल जो लेखक वो जो लाल है उसकी माँ है, ठीक है। तो जानकी शासन का समर्थन या विरोध का जो है समझने का में असमर्थ है। वह एक ममता मई माँ है, जिसका हृदय अपने पुत्र लाल के प्रति ममतत्व से भरा है। जब लाल का चाचा जानकी को लाल के सरकार के प्रति विरोधी व्यवहार के बारे में बताता है, तब जानकी उसे डांटती है, किंतु वह गिरफ्तार हो जाता है। तो शासन को कोसती है, यानी शासन को कोसती है, यानी सरकार को कोसती है, उसके बेटे को फंसाया गया है। लेखक ने जानकी के मातृत्व को महिमा मंडित कर उसे मुख्य पात्र बना दिया, क्योंकि संपूर्ण घटना चक्र में वही है जो सर्वाधिक प्रभावित होती है। अतः संपूर्ण कथा चक्र में
ममतामयी माँ का चरित्र सभी पात्रों और घटनाओं की तुलना में सशक्त होकर उभरता है। तो इसके बारे में देखेंगे, लाल और चैप्टर है ये आपका, मतलब लाल रहता है कैरेक्टर और जो रहती है उसकी माँ रहती है। इसके बारे में बहुत अच्छा चैप्टर है। लाल की भी मृत्यु हो जाती है इसमें और उसकी माँ की भी जो है लास्ट में मृत्यु हो जाती है। आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था आपका, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन लिखा है। तो ये आपका क्वेश्चन जो था ये 18वां क्वेश्चन था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया। लाल का जो व्यवहार था वो कैसा था सरकार के प्रति, ठीक है, क्या षड्यंत्रकारी था, ये क्वेश्चन हमने देख लिया 19वां। 20वां क्वेश्चन जो है ये वाला हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें को। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, चाचा जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता था किंतु वह डरता था। चाचा जानकी और लाल के प्रति जो है सहानुभूति तो रखता था लेकिन वह डरता था। ये डर किस प्रकार का है? तो चाचा जो है जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता था परंतु वह सरकार से डरता था। वह जमींदार था, जमींदार सरकार की कृपा पर टिकी थी। पहले के समय यही होता था, जो जमींदार होते थे वो सरकार के ही उस पे काम करते थे, ठीक है। सरकार को द्वारा ही उनको एक तरह से कंट्रोल किया जाता था। तो सरकार की कृपा रहती थी उन पर, कृपा टिकी थी। अगर वह लाल का साथ देता तो उसे चिंता थी कि वह कहीं वह सरकार का कोप जो है भाजन ना बन जाए। प्रलोभन और डर मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है, यानी अलग कर देता है। तो उसको एक तरह से आप मान लीजिए कि वो उसको डर था, इसीलिए जो है सहानुभूति तो रखता था, लेकिन जो है वो कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। ये आप देख लेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छा, अगर आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने भी पढ़ा है पूरा। आगे देखिए, भारतेंदु के समय हिंदुस्तान की दशा के बारे में पूछा गया क्या था? तो भारतेंदु जी के समय देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी? पिछड़ी हुई थी। देश पर अंग्रेजों का शासन था। वह हमारा सारा कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीद कर अपने देश भेजते और वहां का माल जो है हमारे देश में मनमानी कीमतों पर जो है बेचते थे, जिससे हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए, खेती बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। इन सभी का जो है देश की आम जनता पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका दोहरे स्तर पर शोषण हो रहा था। एक तो उच्च वर्ग जो सामंतवादी सोच के कारण, दूसरा अंग्रेजी शासन के रूप में समाज में विषमताएं थी, बहुत सारी कुरीतियां जैसे अंधविश्वास, जादू टोना, जाति प्रथा, अनमेल विवाह जो हो गया। अनमेल मतलब बिना मिले ही जो है आपका विवाह हो जाता था। छुआछूत मतलब बिना मिले का मतलब है कि कभी आप देखे भी नहीं एक दूसरे को, और ये विवाह। छुआछूत, धर्म के आधार पर भेदभाव, दलित समस्या, स्त्रियों की दीनहीन दशा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा पुनर्विवाह ना होना, ठीक है। विधवा का जो है पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह ना हो सकना। इस प्रकार के जो है हमें चित्र जो है दिखते हैं, ठीक है, उस समय के। इस समय समाज के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर भेदभाव, शोषण, अन्याय, हीन भावना आदि से व्याप्त थी। तो ये है भारतेंदु के समय जो है हिंदुस्तान की दशा, जिसमें अंग्रेज शासन करते थे और उनके द्वारा शोषण ही किया जाता था। साथ ही देश के अंदर कुछ जाति प्रथा, जो भेदभाव, अंधविश्वास, सारी चीजें भी थी। तो ये हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया, ये आपका क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन 22वां था। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 23वें की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देश का रुपया और बुद्धि बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? देश का रुपया बढ़े और बुद्धि जो है बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देश का रुपया और बुद्धि बढ़े, इसके लिए लोगों को राजा महाराजाओं का मुंह देखना बंद करना होगा, अर्थात उन पर जो निर्भरता है वो खत्म करनी होगी, अपने बल के भरोसे काम करना होगा। पंडित जी की कथा से यह काम नहीं हो सकता। हमें अपने आप ही कमर कसनी होगी, आलस से छोड़ना होगा। हमें अब जंगली पशु, मूर्ख और कमजोर नहीं कहलवाना होगा। हमें रुपया पाने की होड़ में आगे बढ़ना होगा। एक बार पीछे पड़ने पर फिर उठ नहीं सकेंगे। इस समय वे सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी न सुधरे तो क्या कभी सुधर पाएंगे? ये सुधार भी ऐसा हो जो सभी क्षेत्रों में उन्नति हो। हमें ऐसी सभी बातों को छोड़ना होगा जो हमारी उन्नति के रास्ते में कांटे बिछाती है। हमें अपने सुख को होम करना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि देश के रुपया के बारे में क्या बताया गया कि हमें अपने आप से ही करना होगा। हमें जो भी राजा है महाराजा है उसके ऊपर अपने जो वो हम जो है उनके ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर से हमें अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। ये चीजें डिस्कस की गई है। तो ये था आपका पूरा जो है अंतरा के बारे में हमने देखा
ये आपकी कहानी वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो थे। जल्दी मैं कविताओं से जो भी निकलते हैं वो क्वेश्चंस भी जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे मेरी आईडी का नाम है, आप इससे सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ये था आज का वीडियो। जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करें। यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।